हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। दोस्तों इसके पहले हमने आपको चैप्टर 13 के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 14 दोस्तों आज हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम जो है बेसिकली, या इसको हम परितंत्र भी कह सकते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र या इकोसिस्टम जो है क्या होता है, और मुख्य रूप से इकोसिस्टम के जो भी घटक होते हैं बेसिकली इकोसिस्टम का, चाहे वो जैविक घटक हो, बायोटिक कंपोनेंट हो या अबायोटिक कंपोनेंट हो, दोनों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र की, तो देखिए परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टेंसले ने 1935 में किया था। सबसे पहले जो परितंत्र है यानी पारिस्थितिक तंत्र या हम कह सकते हैं इकोसिस्टम का, तो इकोसिस्टम का सबसे पहले प्रयोग जो है किसने किया था, एजी टेंसले नामक जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1935 में इसका प्रयोग सबसे पहले किया था। अब यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें तो देखिए किसी विशिष्ट स्थान पर पाए जाने वाले सभी जीव तथा पर्यावरण के जो प्राकृतिक संबंध हैं और पारस्परिक संबंधों द्वारा बने इस तंत्र को ही हम क्या कहते हैं, परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। देखिए पार्टिकुलर कोई भी विशिष्ट स्थान पर पाए जाने वाले सभी जीव तथा पर्यावरण के प्राकृतिक संबंधों एवं पारस्परिक संबंधों द्वारा जो एक तंत्र बनता है, पूरा का पूरा सिस्टम बनता है, इसी को हम परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। देखिए बेसिकली जो इकोसिस्टम है या परितंत्र जो है, परितंत्र को हम प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई के रूप में भी देखते हैं। वहीं ये जीव आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ भी पारस्परिक क्रिया करते हैं। यानी परितंत्र को हम प्रकृति की क्रियात्मक इकाई के रूप में भी देखा जा सकता है। वहीं जहां जीव आपस में क्या करते हैं, आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ भी पारस्परिक क्रिया करते हैं, यानी अपने आसपास के वातावरण के साथ भी सहसंबंध बना के क्रियाकलाप करते हैं। चलिए इसके बाद हम देखें एपी ओडम जो है, ओडम के अनुसार ओडम ने अपनी एक अलग परिभाषा दी है कि परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र जो है, बेसिकली परितंत्र जो है या इकोसिस्टम जो है, यह इकोलॉजी की मूल क्रियात्मक इकाई होती है। यानी जो परितंत्र होता है यह पारिस्थितिकी की मूल क्रियात्मक इकाई है, जिसमें जैवीय समुदाय एवं अजैवीय दोनों समुदायों के बीच एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी परितंत्र जो है पारिस्थितिकी की एक क्रियात्मक इकाई है, जिसमें जैविक समुदाय तथा अजैविक समुदाय जो है दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसी परिभाषा किसने दी, ओडम ने दी। ओडम ने क्या कहा कि जो परितंत्र होता है वह पारिस्थितिकी की मूल क्रियात्मक इकाई होती है। वहीं आपस में जो जैवीय समुदाय होते हैं तथा अजैवीय समुदाय होते हैं, ये आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देखिए किसी भी परितंत्र की जो साइज होती है वह एक छोटे से तालाब से लेकर के एक विशाल जंगल या महासागर तक हो सकती है। पर्टिकुलर कोई इसका फिक्स नहीं होता है, क्योंकि परितंत्र का आकार जो है छोटे से लेकर के एक बड़े बृहद स्तर तक होता है। चलिए यहां पर यदि साइज के आधार पर हम इकोसिस्टम के प्रकार देखें, यानी हम आकार के आधार पर यदि देखें तो इकोसिस्टम जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला है मेगा इकोसिस्टम, दूसरा है माइक्रो इकोसिस्टम, तीसरा है मैक्रो इकोसिस्टम और चौथा है नैनो इकोसिस्टम। कौन कौन से, पहला है मेगा इकोसिस्टम, दूसरा है मैक्रो इकोसिस्टम, तीसरा है माइक्रो इकोसिस्टम और चौथा है क्या, नैनो इकोसिस्टम। तो देखिए बेसिकली आकार के आधार पर तो 4 प्रकार के हो गए इकोसिस्टम, लेकिन मुख्य रूप से यदि हम ओडम के अनुसार देखें जो कि हम पढ़ते हैं बेसिकली, तो ओडम ने क्या कहा कि जो परितंत्र होते हैं, परितंत्र के 2 प्रमुख घटक होते हैं। पहला घटक होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जैविक घटक क्या होते हैं। देखिए जैविक घटक को हम बायोटिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो देखिए जैविक घटक बेसिकली क्या होते हैं, तो इसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र के सभी जैविक सदस्यों अथवा जीवधारियों को रखा गया है। यानी मुख्य रूप से जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, तो सभी के सभी जैविक सदस्य आते हैं या जैविक समुदाय के जीवधारी आते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे पादप यानी पेड़ पौधे जो हो गए, इसके अलावा जंतु एवं सूक्ष्म जीव, ये सभी के सभी जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब जो जैविक घटक होते हैं इनको पुनः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो देखिए जैविक घटकों को कौन कौन सी 3 श्रेणियों में बांटा गया है, तो पहला है उत्पादक या जिसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, दूसरा है उपभोक्ता या कंज्यूमर, तीसरा है अपघटक या डिकम्पोजर। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्पादक या प्रोड्यूसर क्या होते हैं।
तो देखिए यदि हम उत्पादक या प्रोड्यूसर की बात करें तो देखिए इसके अंतर्गत बेसिकली सभी हरे पौधे आते हैं जो कि स्वपोषी होते हैं, अर्थात सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं। वो सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? सभी हरे पौधे यानी ऑल ग्रीन प्लांट। तो चूंकि सभी हरे पौधे जो होते हैं उन्हीं में तो क्लोरोफिल पाया जाता है यानी पर्णहरिम पाया जाता है, और जब क्लोरोफिल पाया जाएगा, पर्णहरिम पाया जाता है, तभी तो हरे पौधे भोजन बनाएंगे फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो इस प्रकार से उत्पादक जो है बेसिकली हरे पौधे होते हैं जो कि स्वपोषी होते हैं और अपना भोजन जो है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से स्वयं जो है बना सकते हैं। चलिए, तो ये तो रही उत्पादक या प्रोड्यूसर की बात। अब इसके बाद दूसरा आता है जैविक घटक में उपभोक्ता। तो देखिए उपभोक्ता या कंज्यूमर क्या होते हैं? तो देखिए उपभोक्ता या कंज्यूमर जो हैं इसके अंतर्गत बेसिकली विषम पोषी सभी जीव आते हैं। वे जीव जो उत्पादकों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। देखिए विषम पोषी यानी हेटेरोट्रॉपिक जीव आते हैं इसके अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी अपना भोजन स्वयं जो है फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, यानी अपने भोजन को स्वयं नहीं बना सकते हैं, जिस कारण से ये सभी के सभी जो उपभोक्ता होते हैं ये उत्पादकों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों का ही क्या करते हैं? उपभोग करते हैं, यानी उनको खाते हैं, तथा यही आपस में क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। जो कि उत्पादकों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। और ये प्रायः शाकाहारी भी हो सकते हैं यानी हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, मांसाहारी या कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, तथा ओमनिवोर्स यानी सर्वाहारी भी हो सकते हैं। तो उपभोक्ता क्या होते हैं? जो कि उत्पादकों से अपना भोजन का उपभोग करते हैं, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। और उपभोक्ता प्रायः शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी तीनों प्रकार के हो सकते हैं। अब देखिए जो उपभोक्ता होते हैं यानी कंज्यूमर होते हैं ये पुनः तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता, या इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? तो देखिए ये अपना भोजन जो है सीधे उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए सीधे उत्पादकों यानी कि प्रोड्यूसर्स पर निर्भर होते हैं। और ये प्रायः क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। ये कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं प्राथमिक उपभोक्ता के, जैसे चूहा हो गया, इसके अलावा खरगोश, हिरण एवं बकरी, ये सभी के सभी जो है प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, जो कि सभी के सभी क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं और जो कि उत्पादकों को यानी प्रोड्यूसर को खाते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, या इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स बेसिकली देखिए ये मांसाहारी अथवा सर्वाहारी होते हैं, यानी ये कार्निवोर्स तथा ओमनिवोर्स होते हैं, तथा अपना भोजन जो है मुख्य रूप से शाकाहारी जंतुओं का शिकार करके प्राप्त करते हैं। अब देखिए जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं ये कैसे जंतुओं को खाते हैं? शाकाहारी जंतुओं को, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आने वाले जंतुओं को, क्योंकि प्रोड्यूसर या उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। फिर द्वितीयक उपभोक्ता जो है किनको खाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, यानी शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मेढक हो गया, मछलियां हो गई, पक्षी हो गए, तथा साथ ही साथ भेड़िया जो है, ये सभी के सभी जो हैं बेसिकली द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसके बाद अगला है तृतीयक उपभोक्ता, या इसको हम टर्सरी कंज्यूमर्स कहते हैं। तो तृतीयक उपभोक्ता या टर्सरी कंज्यूमर्स की यदि हम बात करें तो ये बेसिकली मांसाहारी होते हैं तथा द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं। क्या होते हैं? ये सभी के सभी कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं और ये सभी के सभी द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं। तो देखिए उपभोक्ता जो है तीन प्रकार के होते हैं, पहला प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और अब आ गया कौन सा? तृतीयक उपभोक्ता। तो देखिए जो भी हरे पौधे जो हैं उनको किसने खाया? प्राथमिक उपभोक्ता ने खाया। और प्राथमिक उपभोक्ता जो कि शाकाहारी होते हैं उनको द्वितीयक उपभोक्ता ने खाया। द्वितीयक उपभोक्ता चूंकि मांसाहारी होते हैं और ये शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, यानी द्वितीयक उपभोक्ता जो है प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। वहीं तृतीयक उपभोक्ता जो है ये मांसाहारी होते हैं, यानी ये मांसाहारी जंतुओं को खाते हैं, यानी तृतीयक उपभोक्ता जो है द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। और इस प्रकार से जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं ये स्वयं किसी का शिकार नहीं बनते हैं, यानी तृतीयक उपभोक्ता को और कोई भी नहीं खा सकता है जब तक कि ये खत्म नहीं हो जाते हैं। तो देखिए मुख्य रूप से ये जो है किसी का भी शिकार नहीं बनते हैं, यानी इनको कोई भी नहीं खा सकता, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? उच्चतम उपभोक्ता भी कहते हैं।
यानी इनको हम टॉप कंज्यूमर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वयं किसी का शिकार नहीं होते हैं। ये तो दूसरों का शिकार करते हैं मांसाहारी जंतु का, लेकिन ये स्वयं किसी का शिकार नहीं होते हैं, जिस कारण से इन्हें हम उच्चतम उपभोक्ता या टॉप कंज्यूमर्स भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे देखिए जो बड़ी मछलियां होती है, बड़ी मछलियों के अलावा बाज के अलावा चील एवं शेर, ये सभी के सभी जो है तृतीयक उपभोक्ता यानी टर्सरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसके बाद अगला है अपघटनकर्ता। तो अपघटनकर्ता के अंतर्गत या अपघटक या अपघटनकर्ता, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर के अंतर्गत देखिए प्राय ये सभी के सभी जो है मृतोपजीवी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गई, एक्टिनोमाइसिटीज तथा कवक आदि। ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अपघटक के अंतर्गत आते हैं। और ये मृत जीवों के जटिल यौगिकों को अपघटित करके सरल यौगिकों में तोड़ देते हैं। यानी कोई भी जीव, जैसे मान लीजिए टर्सरी कंज्यूमर में, जैसे मान लीजिए शेर जब खत्म हो जाएगा या बड़ी मछलियां खत्म हो जाएगी, तो ये छोटे छोटे कीड़े जो हैं बेसिकली बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज और कवक जो है, ये चूंकि मृत जीव भी होते हैं यानी मृत जीवों का भक्षण करते हैं, तो ये मृत जीवों के जटिल जो यौगिक होते हैं उनको सरल यौगिकों में अपघटित या तोड़ देते हैं। देखिए अपघटन करने के पश्चात जो है कुछ भाग अपघटनकर्ता द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। यानी अपघटन करने के बाद जो सूक्ष्म जीव होते हैं यानी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ये अपघटनकर्ता जो है कुछ भाग अवशोषित कर लेते हैं। यानी तृतीयक कंज्यूमर जो कि मृत जीव हैं उनसे कुछ भाग में अवशोषित कर लेंगे, ये डिकम्पोज कर लेंगे, तथा साथ ही साथ शेष जो है वातावरण में पुनः चक्रण के लिए छोड़ देते हैं। और इस प्रकार से ये बायोटिक कंपोनेंट की प्रक्रिया जो है चलती रहती है। वहीं अजैविक घटक की यदि हम बात करें यानी अबायोटिक कंपोनेंट की, तो देखिए इसके अंतर्गत बेसिकली पर्यावरण के जो अजीवित घटक होते हैं, अजीवित बेसिकली भौतिक एवं रासायनिक कारक जो होते हैं, वो सभी के सभी अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और बेसिकली इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। देखिए जो अजैविक घटक हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अकार्बनिक पदार्थ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तो देखिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंतर्गत बेसिकली खनिज तत्व आते हैं, जैसे कई सारे एग्जांपल है, जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये सभी के सभी जो है खनिज तत्व जो कि अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तथा इसके अलावा गैसें भी आती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 आदि। ये सभी के सभी जो गैसें हैं और खनिज तत्व हैं, ये सभी के सभी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। और बेसिकली जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं ये उत्पादकों के लिए एक कच्ची सामग्री की तरह कार्य करते हैं, अतः उत्पादक इनका उपभोग करते हैं। यानी जो खनिज तत्व हैं और जो गैसें हैं इनको सबसे पहले उत्पादक जो है इनका उपयोग लाता है अपने में। वहीं उत्पादक के माध्यम से फिर ये कहां पहुंचते हैं? उपभोक्ताओं में पहुंचते हैं। जब प्राथमिक उपभोक्ता इनको खाएंगे तो इस प्रकार से ये उपभोक्ताओं में पहुंचेंगे, और उपभोक्ताओं में पहुंचने के बाद जो है जब ये खत्म हो जाएंगे तथा उपभोक्ताओं से ये मृत होने पर, जब मृत हो जाएंगे तो अपघटकों के द्वारा जो है अपघटन क्रिया के परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप मुक्त होकर के ये पर्यावरण में आ जाते हैं। पुनः किसमें आ जाते हैं? ये पुनः पर्यावरण में आ जाते हैं। और परितंत्र में इन खनिजों का जो चक्रण होता है वो जीवों के माध्यम से होता है, जिसे हम जैव भू रासायनिक चक्र भी कहते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं इसके अंतर्गत बेसिकली खनिज पदार्थ आते हैं या खनिज तत्व आते हैं, जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। और इसके अलावा गैसें भी आती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। ये सभी के सभी जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं इनको उत्पादकों द्वारा ग्रहण किया जाता है, और उत्पादकों से होते हुए ये उपभोक्ताओं में पहुंचती है, और उपभोक्ताओं से होते हुए ये अपघटक में पहुंचती है, जहां पे अपघटन जो है अपघटनकर्ता जो है अपघटन की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो है मुक्त होकर के पर्यावरण में छोड़ देते हैं। और परितंत्र में इस प्रकार की क्रिया चलती रहती है, और यह प्रक्रिया चूंकि जीवों के द्वारा होती है, जिसे हम जैव भू रासायनिक चक्र भी कहते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा है अकार्बनिक पदार्थों में मुख्य रूप से अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ तो हमने देख लिया। तो जैविक अजैविक घटक जो होते हैं यानी अबायोटिक कंपोनेंट, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया अकार्बनिक पदार्थ यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब दूसरा है कार्बनिक पदार्थ, या इनको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंतर्गत बेसिकली प्रोटीन जो कि अमीनो अम्ल के पॉलीमर होते हैं, इसके अलावा लिपिड्स के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स और आदि जो हैं ये सभी के सभी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और ये पदार्थ जो हैं जैविक या अजैविक घटकों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं।
तो मुख्य रूप से जो कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स एवं कार्बनिक पदार्थ आते हैं। और ये सभी के सभी पदार्थ जो हैं जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य जो है आपस में संबंध स्थापित करते हैं। एक आखिरी है जलवायवीय कारक। देखिए, जो अजैविक घटक होते हैं यानी अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, इनमें तीसरा प्रकार होता है, तीसरा और लास्ट प्रकार है जलवायवीय कारक। और जलवायवीय कारक के अंतर्गत बेसिकली देखिए कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंतर्गत बेसिकली भौतिक कारक आते हैं यानी फिजिकल फैक्टर आते हैं, जैसे ताप, टेम्परेचर, वर्षा, प्रकाश, हवा, आर्द्रता एवं मृदीय कारक जैसे कि मृदा संगठन, इसके अलावा मृदा जल तथा मृदा पीएच आदि आते हैं। तो मुख्य रूप से जो जलीय या जलवायवीय कारक होते हैं इसके अंतर्गत भौतिक कारक आते हैं, जैसे ताप, वर्षा, प्रकाश, हवा, आर्द्रता आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम की बेसिक जानकारी देखी तथा साथ ही साथ इकोसिस्टम के जो दोनों घटक होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट यानी जैविक घटक और एबायोटिक कंपोनेंट यानी अजैविक घटक। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।